जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ स्वागतम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान में। तो आज शुरुआत करेंगे हम कक्षा 10 के ज्योग्राफी के किताब के चैप्टर 1 से। तो ये है कक्षा 10 के भूगोल का बुक जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग नाम से ही पता चल रहा है संसाधन के बारे में पढ़ना है, संसाधन के उपयोग के बारे में पढ़ना है। तो इस बुक से हम जानेंगे भारत में उपलब्ध संसाधन के बारे में और उन संसाधनों के क्या क्या उपयोग हैं। यह है क्लास 10th के ज्योग्राफी का बुक और इसकी अनुक्रमणिका देख लेते हैं हम। अनुक्रमणिका यानी विषय सूची, और विषय सूची में है खंड क। खंड क में है 6 इकाई। उसके बाद है खंड ख। तो खंड ख में है आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड 6 इकाई का अध्ययन करना है। तो पहले हम खंड क से पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे खंड क के इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। ये है खंड क इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। और इस अध्याय में सबसे पहले जानेंगे संसाधन का महत्व। तो संसाधन के महत्व जानने के लिए जान ले, आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सभी संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं हैं। तो मानव की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में कौन कौन है? भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। जबकि दूसरी ओर है वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव, ये मानव जीवन को सुखमय बनाने में। लेकिन ये भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे से ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। वहीं कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय आदि मानव तकनीकी ज्ञान का अभाव था। तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण ही संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते चला गया वैसे वैसे संसाधन का उपयोग और अधिक उपयोग संभव होता चला गया। आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया और पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ का जनप्रिय तकनीक के सहारे। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ सुप्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन को बनाया जाता है। यह सबसे बड़ा सच है कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव के पास ज्ञान तकनीक होता है। ज्ञान है, तकनीक है, जिसके सहारे से वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यह धारणा भ्रामक यानी गलत है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। प्राकृतिक तो उपहार दिया है, किंतु मानव अपने तकनीक से उसको इतना सरल बनाया कि उससे अपना जीवन सुखमय बना पाया। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। यानी जो भी देश संसाधन से परिपूर्ण और संपन्न होते हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित होते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। जापान एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक संसाधन कम है, लेकिन यहां मानव संसाधन अपनी तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि देश में उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग करके आज जापान को एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। अतः किसी देश को विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत अहम भूमिका होती है। चाहे किसी देश में कितना भी संसाधन क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें
मानव संसाधन बेहतर नहीं है, मानव के तकनीक बेहतर नहीं है, तो वह देश आर्थिक रूप से संपन्न कभी नहीं हो सकता। तो किसी भी देश के आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए ये आवश्यक है कि उस देश का मानव संसाधन बेहतर हो। मानव संसाधन कहने का अर्थ है जनसंख्या और मानव की तकनीक। तो अब है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। दूसरा है बी उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो भागों में बांटा गया है। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, चार भागों में बांटा गया है। और चौथा है डी विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। पहला है संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। चलिए जानते हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला है जैव संसाधन। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। यानी जैव संसाधन उसे कहेंगे जो जीवित है। जो जीवित है वो सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जैसे मनुष्य एक जीव है, वनस्पति, पेड़ पौधे भी एक जीव है, मछली, पशुधन, पशु पक्षी या अन्य प्राणी समुदाय, जितने भी जीव जंतु हैं जो सजीव हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो सभी आ जाएंगे जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अजैव संसाधन क्या है? तो जैव संसाधन के लिए था पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन्हें जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उन सभी के समूह को हम क्या कहेंगे? तो अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टानें हैं, धातु हैं एवं खनिज इत्यादि है। चट्टानें, धातुएं, खनिज इत्यादि सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं। पहला वर्ग है नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी किसी भी प्रक्रिया से हम संसाधन को पुनः प्राप्त कर ले तो वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी इत्यादि हैं। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हैं, एक बार उपयोग हो जाने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। तो अनवीकरणीय संसाधन बनने में एक लंबी अवधि या लंबा समय लगता है। यह एक जटिल प्रक्रिया द्वारा संपन्न हो पाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और ऐसे संसाधन इनमें मौजूद हैं जो यदि एक बार प्रयोग हो जाएं और वे समाप्त हो जाएं तो हम इसे दोबारा जल्द प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसके निर्माण में पुनः एक लंबी अवधि लगेगी। जैसे जीवाश्म ईंधन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के हो सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वो सरकार को टैक्स दे रहा है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे
भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा, घर व अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, फुलवारी वगैरह ये सभी पर हम टैक्स देते हैं सरकार को। तो ये जिस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व रखता है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन के बारे में जानते हैं। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है तो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे गांवों में चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। तो ऐसे संसाधन जो पूरे समुदाय के उपयोग करने के लिए बना है, पूरे समुदाय के उपयोग के करने के लिए बना है, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। गांव में तालाब है, सामुदायिक भवन है, तो इसका उपयोग गांव के सारे लोग करेंगे, सबके लिए है। तो नगरीय क्षेत्र में जो सामुदायिक संसाधन है वो सार्वजनिक पार्क के रूप में है, जहाँ के स्थल है, खेल के मैदान है, वहाँ कोई खेल सकता है। मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा घर के आदि के रूप में वहाँ संसाधन मौजूद है। इस संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन के नाम से जानेंगे। उस जगह का लाभ पूरे समुदाय के लोग उठा सकते हैं, उस तरह का संसाधन जो है सामुदायिक संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में जानते हैं। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जितने भी प्रॉपर्टी है देश में वे सारे राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। तो राष्ट्रीय संसाधन कहाँ तक होती है? 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को जानेंगे। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ही करती है। तटरेखा से 200 किलोमीटर का दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ही करती है। किसी भी देश के समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी से आगे उसका कोई आधिपत्य यानी कोई अधिकार नहीं होता है। किसी देश के तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। किसके स्तर पर? विकास के स्तर पर। तो पहला है संभाव्य संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है वे संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। एक तरह की संभावना है ये, इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इसके उपयोग में लाने की संभावना रहती है कि कभी ना कभी इसको उपयोग में लाया जाएगा। ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र का खनिज जिनका उत्खनन गहराई अधिक होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। तो हिमालय के क्षेत्र में खनिज है, उसका भविष्य में उपयोग भी हो सकता है, लेकिन ये अभी तक इसका उपयोग किया नहीं गया है। इसका उत्खनन यानी इसको निकालना, अधिक गहराई से निकालना बहुत ही दुर्गम है और महंगा है, जिसके कारण अभी तक इसको निकाला नहीं गया है। इस तरह के संसाधन को ही संभावी संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में किस ऊर्जा की संभावना है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की ज़्यादा संभावना है, परंतु इस ऊर्जा का अभी सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है विकसित संसाधन। सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। सर्वेक्षण के बाद इसका उपयोग और मात्रा, गुणवत्ता इत्यादि का
निर्धारण हो चुका है वे विकसित संसाधन कहे जाते हैं। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण लगाया जा रहा है। सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण कहाँ लगाया जा रहा है? तो गुजरात के भुज में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो भंडार संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में तो उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है। उपयोग हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इसे केवल भंडारित रूप में ही देखा जा सकता है। यानी तकनीक के अभाव में इनका उपयोग कम हो रहा है। तकनीक के अभाव के कारण इन्हें भंडारित संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे जल है। संसाधन नियोजन। संसाधन का नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए वही संसाधन नियोजन कहलाएगा। और वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बन के खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है। संसाधन का नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है और भारत के लिए तो ये अति आवश्यक है। जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है, यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं। कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न हैं, यानी कम हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज एवं कोयला प्रचुर मात्रा में इनका भंडार है। उसी प्रकार बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज में धनी है, बाकी सबके लिए गरीब है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया। राजस्थान सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा में प्रचुर है, परंतु यह जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। यानी हर राज्य किसी न किसी में परिपूर्ण है, किसी संसाधन के मामला में निर्धन यानी पूर्ण रूप से गरीब है। अब टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, जान लेते हैं। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे देती है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना जरूरी है। अविवेकपूर्ण यानी बिना सोचे समझे गलत तरीके से अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का उपयोग करना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विभिन्न तरह के समस्याओं को जन्म देने लगती है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। संसाधन का संरक्षण किसे कहेंगे? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी ने विचार प्रासंगिक किया है। महात्मा गांधी का कहना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। संसाधनों के लिए ही वो बोले हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। क्या आप जानते हैं कि मानव एवं तकनीक के शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो जाएगा?
तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में इसकी वकालत की थी और 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। फ्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत के दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की आवश्यकता है। ये स्मरणीय तथ्य है जो आप लोग को याद करना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद कर लेना है और कार्यक्रम 21 एजेंडा 21 याद कर लेना है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये भी आप लोग को रीड कर लेना है। क्योटो सम्मेलन रीड कर लेना है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन रीड करना है। चलते हैं अब चैप्टर के अभ्यास प्रश्न के तरफ। चैप्टर के अभ्यास प्रश्न जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनवीकरणीय। दूसरा सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनःपूर्ति योग्य है। यानी सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? क्या आप जानते हैं? इस पॉइंट में हमें इसका जवाब मिला है। तट रेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ गलत दिया है, नैनोमीटर दे दिया है। तट रेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर तक क्षेत्र में राष्ट्रीय संपदा निहित है। सही जवाब है 19.2 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।